नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड इतिहास का ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम उत्तराखंड इतिहास के मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मध्यकालीन इतिहास में मैं आपको कार्तिकेयपुर राजवंश, खरपरदेव वंश, निम्बर वंश, सरोड़ादित्य वंश, कत्यूरी राजवंश, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। और मध्यकालीन इतिहास से पहले मैं आपको प्राचीन इतिहास, आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट यहाँ पे आपके लिए बनाई गई है और इसके नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड हिस्ट्री के संपूर्ण नोट्स का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उत्तराखंड हिस्ट्री के संपूर्ण नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, उत्तराखंड में जो कार्तिकेयपुर राजवंश है यानी कत्यूरी राजवंश भी जिसे कहा जाता है, सबसे बड़ा सवाल जो विद्यार्थियों के मन में रहता है वो यही रहता है कि ये कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश दोनों एक ही हैं या दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो सारे डाउट आज आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो थोड़ा जो पीछे हमने पिछले लेक्चर में, लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया था कि जब उत्तराखंड किसके शासन के अंतर्गत आता था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से लेकर लगभग 647 ईस्वी तक। तो यहाँ तक हर्षवर्धन के शासनकाल के अंतर्गत यानी हर्षवर्धन के राज्य के ही अंतर्गत उत्तराखंड भी आता था। और उत्तराखंड को उस समय क्या कहा जाता था, ब्रह्मपुर कहा जाता था। यहाँ पे चीन यात्री हुएनसांग भी आया और उसने इस क्षेत्र को क्या कहा, ब्रह्मपुर कहा। चीनी भाषा में उसने इस क्षेत्र को पोली ही मोपुलो ये कहा था, जिसका अर्थ क्या होता है, ब्रह्मपुर होता है। यानी ब्रह्मपुर जो आज का उत्तराखंड है वो इस समय के आसपास किसके अधीन आता था, हर्षवर्धन के अधीन आता था। लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उत्तराखंड में कई छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों का क्या होता है, उदय होता है। छोटे छोटे राज्य यहाँ पे बनते हैं, जैसे शत्रुघ्न राज्य हो गया, आपका सुवर्ण गोत्रीय वंश हो गया, उसके बाद पर्वताकार राज्य हो गया, गोविषाण राज्य हो गया। इस प्रकार के अन्य अन्य राज्यों में विभाजित हो गया उत्तराखंड। और तब जाके लगभग 700 ईस्वी के आसपास उत्तराखंड में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय होता है जिसे कहा जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है ये एक्चुअल में राजवंश था ही नहीं। कार्तिकेयपुर राजवंश इसलिए इस राजवंश का नाम पड़ा क्योंकि इनकी राजधानी कहाँ थी, वो थी इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर, इसलिए इस राजवंश को कहा जाता है कार्तिकेयपुर। इस राजवंश के जो मतलब ऐसे कोई राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता है जो कि अपने वंश के बारे में बताएं, तो इसलिए इस वंश को सीधे तौर पर क्या कहा गया, कार्तिकेयपुर राजवंश। इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर होने के कारण इनके राजवंश को कहा गया कार्तिकेयपुर राजवंश। तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना होती है वो होती है 700 ईस्वी के आसपास। और इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो यहाँ पे ब्रह्मपुर राज्य, जिसको बाद में पर्वताकार राज्य भी कहा गया, 675 ईस्वी के आसपास इसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और 700 ईस्वी के आसपास उत्तराखंड में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय होता है जिसको कार्तिकेयपुर राजवंश कहा जाता है। तो स्थापना कब होती है कार्तिकेयपुर राजवंश की, 700 ईस्वी के आसपास। और उत्तराखंड का इसको प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी माना जाता है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसको माना जाता है, कार्तिकेयपुर राजवंश को, यानी कत्यूरी राजवंश को माना जाता है। ये दोनों क्या है, ये एक ही हैं। यहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर लूँ कि अगर कार्तिकेयपुर राजवंश की जगह कत्यूरी राजवंश ऑप्शन में आता है तो फिर आपको कत्यूरी ही करना है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। दोनों को संस्थापक क्या है, बसंत देव को माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश का भी संस्थापक किसको माना जाता है, बसंत देव को ही माना जाता है, जबकि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक भी बसंत देव को ही माना जाता है। अब आखिर ऐसा क्या कारण है कि कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी राजवंश कहना पड़ा? इसका एक कारण यह है कि बाद में जो इनकी राजधानी हुई वो ही इनकी राजधानी बाद में वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में यानी कत्यूर घाटी में, और मध्यकाल में इस कत्यूरी घाटी में इनकी राजधानी होने के कारण इनको कत्यूरी राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो मध्यकाल में इनको कत्यूरी राजवंश कहा जाता था, जबकि प्राचीन भारत में इनको कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये दोनों राजवंश क्या है, अलग अलग नहीं है, दोनों राजवंश एक ही है। अब यहाँ पे हम पहले बात कर रहे थे कि इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है बसंत देव। अब कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से हमें कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो देखो, इनके दो राजधानी रही है। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी रही है वो रही है चमोली के जोशीमठ में। कार्तिकेयपुर राजवंश यानी कत्यूरी राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ रही है, चमोली के जोशीमठ में। और बाद में इन्होंने इनके किसी वंशज ने राजधानी स्थानांतरित की और कहाँ की,
बैजनाथ जो कि आज बागेश्वर में है, उस समय वो अल्मोड़ा में हुआ करता था, क्योंकि उस समय बागेश्वर नहीं था। उस समय बागेश्वर अल्मोड़ा, ये सीधे अल्मोड़ा कहलाता था। तो बैजनाथ बागेश्वर के पास वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर यानी जिसको कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे बाद में इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। और मध्यकाल में इसी कत्यूर घाटी में इनकी राजधानी होने के कारण इनका नाम, इस वंश का क्या नाम पड़ा, कत्यूरी राजवंश पड़ा। अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ जिससे ये साबित हो जाएगा कि इनकी राजधानी चमोली और बाद में कत्यूर घाटी इन्होंने स्थानांतरित की। तो जोशीमठ चमोली में इनका एक ताम्र लेख मिलता है जिसका नाम है पांडुकेश्वर ताम्रलेख। पांडुकेश्वर ताम्रलेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ जोशीमठ चमोली से प्राप्त हुआ। जबकि तालेश्वर तालेश्वर ताम्रपत्र तालेश्वर ताम्रपत्र ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कार्तिकेयपुर कत्यूर घाटी से, जिससे ये साबित होता है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो यहाँ मिला जोशीमठ चमोली, यानी प्रारंभ में इनकी राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ चमोली थी। और बाद में यहाँ पे एक तालेश्वर ताम्रपत्र मिलता है कत्यूर घाटी में, जिससे साबित होता है कि इन्होंने राजधानी बाद में कहाँ स्थानांतरित की, कत्यूर घाटी में स्थानांतरित की, बैजनाथ, जो कि आज कहाँ है, बागेश्वर में स्थित है। कुछ अन्य स्रोत है, जैसे बागेश्वर से इनके ताम्रलेख प्राप्त हुए, कंडारा से इनके ताम्रलेख प्राप्त होते हैं, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हो गया, बैजनाथ हो गया, ऐसे कई अन्य स्थानों से इनके क्या मिलते हैं, ताम्रलेख मिलते हैं। साथ ही साथ इनके देवता कौन है, तो कार्तिकेय भगवान क्या है, इनके देवता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के देवता कौन है, तो वो है कार्तिकेय। तो दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की और किस राजा ने या किस प्रकार से राजधानी और क्यों राजधानी स्थानांतरित करनी पड़ी, इसके बारे में अभी आगे हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथ साथ वास्तुकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल किस वंश को कहा जाता है, कार्तिकेयपुर राजवंश को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनके राजवंश को, इनके जब इनका शासन था उत्तराखंड में, तो उस समय को कहा जाता है वास्तुकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल। वास्तव में इनके द्वारा बनाए गए मंदिर और इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां आज भी उत्तराखंड में देखने को मिलती है। और मंदिरों पे उत्तराखंड, इनकी जो प्रमुख मंदिर शैलियां थी, या उत्तराखंड की जो प्रमुख मंदिर शैलियां हैं, कौन सा मंदिर किस शैली से बना हुआ है, इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो में अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ पे फिलहाल जानते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश का जो परिवार है, इस राजवंश में कौन कौन से परिवार हुए और कौन कौन से राजा हुए। कार्तिकेयपुर राजवंश के 3 परिवारों का उल्लेख मिलता है कई ताम्रपत्रों और कई ताम्रलेखों में। दोस्तों मैं जब भी यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश कहता हूँ तो आपको कत्यूरी राजवंश भी यहाँ पे समझना है। मैं आपको ये पहले ही बात क्लियर कर चुका हूँ कि कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश दोनों एक ही हैं, लेकिन मध्यकाल में कार्तिकेयपुर राजवंश को क्या कहा गया, कत्यूरी राजवंश कहा जाता है। अभी आप कहाँ पे चल रहे हो, अभी आप चल रहे हो उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में, और जैसे ही मैं कत्यूरी राजवंश में आऊँगा वैसे ही यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि हम अभी पहुँच गए हैं उत्तराखंड के मध्यकाल में। तो अभी आप रहो उत्तराखंड के प्राचीन में और जानते हैं कि प्राचीन में कार्तिकेयपुर राजवंश के कौन कौन से ऐसे परिवार थे और उनके कौन कौन से ऐसे राजा थे जिनका उल्लेख मिलता है उत्तराखंड में कई ताम्रलेखों में। तो शुरुआत है सबसे पहले यहाँ पे बसंत देव का राजवंश, जिसको कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम परिवार भी माना जाता है। और यही बसंत देव जिसने स्थापना की उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर यानी कत्यूरी राजवंश की। तो कार्तिकेयपुर यानी कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन है, वो है बसंत देव, यानी कार्तिकेयपुर का प्रथम परिवार का ये राजा रहा होगा और प्रथम परिवार का संस्थापक भी इसे ही कहा जाता है, बसंत देव को। बसंत देव के बारे में हमें जानकारी मिलती है बागेश्वर त्रिभुवनराज शिलालेख में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बागेश्वर त्रिभुवनराज शिलालेख, जहां से हमें जानकारी मिलती है बसंत देव की। बसंत देव को यहाँ पे कौन सी उपाधि प्राप्त थी, तो परम भटारक महाराजधिराज परमेश्वर, परम भटारक महाराजधिराज परमेश्वर की उपाधि बसंत देव को प्राप्त थी। साथ साथ बागेश्वर त्रिभुवनराज शिलालेख में यह भी उल्लेख मिलता है कि बसंत देव ने बागेश्वर समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। कौन सा ग्राम, स्वर्णेश्वर नामक ग्राम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ही अब यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं। तो स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान किसने किया था बागेश्वर त्रिभुवनराज शिलालेख के अनुसार, तो ये क्या था, बसंत देव ने एक मंदिर को। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है, मैंने आपको जिला सीरीज में काफी डिटेल्स में इस मंदिर के बारे में बताया है। चमोली के जोशीमठ में ये नरसिंह मंदिर स्थित है। तो ये भी माना जाता है कि जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, बसंत देव ने कराया। तो 2 मंदिरों के बारे में 2 चीज़ आपको ध्यान देनी है बसंत देव के बारे में, एक तो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर, साथ ही साथ इसने बागेश्वर में एक स्वर्णेश्वर नामक ग्राम एक मंदिर को इसने दान दिया था।
और बागेश्वर शिलालेख में इसकी पत्नी का नाम मिलता है नारायणी देवी। बसंत देव की पत्नी का नाम क्या है? नारायणी देवी मिलता है बागेश्वर शिलालेख में। उसके बाद इसके बाद की एक पीढ़ी यहाँ पे क्या है, एक पीढ़ी का विवरण कहीं देखने को नहीं मिलता है। और इसकी जो तीसरी पीढ़ी आती है, बसंत देव का जो परिवार था वो आता है खरपड़ देव वंश। अब हम चर्चा करेंगे खरपड़ देव वंश के बारे में। एक पीढ़ी का यहाँ पे उल्लेख नहीं मिलता है, किसी भी इतिहासकार ने इसका उल्लेख नहीं किया है, और न इसका कोई ऐसा सोर्स मिलता है, न ही इसका कोई क्या मिलता है, ताम्रलेख मिलता है। तो खरपड़ देव वंश जिसकी स्थापना किसने की? खरपड़ देव ने की। और ये आपका बसंत देव के बाद की तीसरी पीढ़ी है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रथम पीढ़ी हो गई बसंत देव राजवंश की, बसंत देव की पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, और तीसरी पीढ़ी है खरपड़ देव वंश। तो इसका संस्थापक खरपड़ देव है, और खरपड़ देव का पुत्र था वो था कल्याण राज, और इसकी पत्नी का नाम था कल्याणी देवी। और खरपड़ देव वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका त्रिभुवन राज। और खरपड़ देव वंश के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो ये भी बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख समय इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट समझने वाला पॉइंट है कि जब यहाँ पे त्रिभुवन राज शासन कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि उस समय बंगाल में शासन करता था धर्मपाल नामक शासक, और बंगाल के शासक धर्मपाल ने यहाँ पर आक्रमण किया। नालंदा शिलालेख में ये उल्लेख मिलता है कि जो बंगाल का शासक था धर्मपाल, बंगाल के शासक धर्मपाल ने यहाँ पर त्रिभुवन राज पे आक्रमण किया, और त्रिभुवन राज इस युद्ध में मारा गया होगा। और त्रिभुवन राज का एक सामंत रहा होगा निम्बर, जिसने बाद में निम्बर वंश की स्थापना की। तो जो आपका कार्तिकेयपुर राजवंश का द्वितीय परिवार यहाँ से शुरू होता है, वो कहाँ से होता है? निम्बर वंश से शुरू होता है। यहाँ पे आपका जो बसंत देव का राजवंश चलता आ रहा था, ये इसकी तीसरी पीढ़ी में समाप्त हो जाता है खरपड़ देव वंश में, जिसका अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज। और यहाँ पे बंगाल का शासक धर्मपाल उस पर आक्रमण करता है, और ऐसा माना जाता है कि इस त्रिभुवन राज का एक सामंत रहा होगा निम्बर, जिसने बाद में यहाँ पे निम्बर वंश की क्या की? स्थापना की। तो यह है आपका कार्तिकेयपुर का द्वितीय परिवार, जिसको कहा जाता है निम्बर वंश। निम्बर वंश का संस्थापक निम्बर देव था, और निम्बर वंश का सर्वाधिक जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, जो कि जोशीमठ में स्थित है। पांडुकेश्वर जोशीमठ में स्थित है आपका ताम्रपत्र, यहाँ से प्राप्त हुआ, जोशीमठ से प्राप्त हुआ, ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। और निम्बर वंश का सर्वाधिक उल्लेख इस ताम्रपत्र में देखने को मिलता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा क्या है? वो है आपकी संस्कृत। वैसे अधिकांश जो कार्तिकेयपुर राजवंश की भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, वो कौन सी थी इनकी भाषा? वो थी संस्कृत भाषा थी इनकी। अभी आपको जब हम कार्तिकेयपुर राजवंश के राज्य प्रशासन के बारे में बताएंगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि कार्तिकेयपुर राजवंश का जो राज्य प्रशासन है, उनकी नाम संस्कृत में देखने को मिलेंगे। तो इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। और साथ ही साथ जो आपका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र देखने को मिला, इसकी भाषा भी कौन थी? वो थी संस्कृत। कुछ जगह आपको संस्कृत की जगह पाली भी देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकांशतः जो इनके आपके ताम्रपत्र प्राप्त हुए वो संस्कृत भाषा में ही प्राप्त हुए। अभी आप आगे आपको राज्य प्रशासन के बारे में बताया जाएगा इनके। तो देखो यहाँ पे निम्बर वंश में कौन कौन से, हम यहाँ पे निम्बर वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का द्वितीय परिवार है। तो निम्बर वंश में कौन कौन से शासक हुए? पहला शासक निम्बर देव, जिसने निम्बर वंश की नींव रखी, निम्बर वंश की स्थापना की, और इसे शत्रुहंता के नाम से भी जाना जाता है। शत्रुहंता किसे कहा जाता है? निम्बर को कहा जाता है। निम्बर जो था ये था आपका शैव धर्म का अनुयायी, यानी ये शिव का उपासक रहा होगा निम्बर, और इसको शत्रुहंता कहा जाता था। इसके बाद निम्बर वंश में जो दूसरा शासक आया हुआ है ईष्टगण, इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। एग्जाम में आ सकता है कि वह कौन सा निम्बर शासक था, या वह कौन सा कार्तिकेयपुर राजवंश का शासक था जिसने उत्तराखंड को, संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? वो था ईष्टगण। और इसकी जो सीमाएं थी वो वर्तमान के जो गढ़वाल है, जो कुमाऊं है, ये सारे क्षेत्र इसकी सीमा के अंतर्गत आते थे। उसके बाद निम्बर वंश में जो तीसरा शासक हुआ वो हुआ ललित सूर्यदेव। ललित सूर्यदेव, इसको महान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है, महान निर्माता इसको कहा जाता है। और पांडुकेश्वर का जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, इसमें इसे कलिक लंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार बताया गया। तो इस शब्द से आप समझ सकते हैं कि ये एक महान निर्माता और एक महान शासक रहा होगा, किसका? निम्बर वंश का या कार्तिकेयपुर राजवंश का। कलिकलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार इसको बताया गया है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। ये उल्लेख किसमें मिलता है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। उसके बाद यहाँ पे
अन्य शासक आता है चौथा शासक निम्बर वंश का भूदेव। ललित सूर्यदेव का ये पुत्र था भूदेव, और निम्बर वंश का इसको अंतिम शासक भी कहा जाता है। और जो बागेश्वर का बैजनाथ मंदिर है, बैजनाथ मंदिर के बारे में मैंने आपको बागेश्वर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज चली थी बागेश्वर जनपद वाली, उसमें काफ़ी डिटेल्स इसके बारे में बताया था। और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किसने किया, तो वो क्या था, भूदेव ने। ये इंपॉर्टेंट, ये एक एग्जाम में एक बार बन चुका है कि बैजनाथ मंदिर, बागेश्वर में जो बैजनाथ मंदिर है वो उसका निर्माण में सहयोग किसने किया था, तो कार्तिकेयपुर राजवंश का शासक भूदेव, या जो कार्तिकेयपुर राजवंश का परिवार है निम्बर वंश परिवार, उसका ये अंतिम शासक है भूदेव। तो इसने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था। और इतिहासकार यही मानते हैं कि लगभग 1150 ईस्वी के आसपास इसने इस मंदिर का निर्माण कराया था, 1150 ईस्वी के आसपास। लेकिन जहाँ तक तिथि की बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उत्तराखंड में कई इतिहासकारों ने तिथि पर अपनी जो सन है उन पर अपनी अलग अलग राय दी है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिलहाल ये आप यहाँ पे याद कर सकते हो 1150। अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया, तो वैसे जनरली इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते नहीं है। तो ये भूदेव हो गया यहाँ पे निम्बर वंश का अंतिम शासक। उसके बाद जो कार्तिकेयपुर राजवंश का तीसरा परिवार आता है, जिसको कहा जाता है सलोड़-आदित्य वंश। सलोड़-आदित्य वंश की स्थापना किसने की, इच्छर देव ने की। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि सभी राजवंशों की जो स्थापना की जो सभी ये वंश की स्थापना की गई वो उसी शासक द्वारा की गई जिसके नाम पे वंश का नाम पड़ा। यहाँ पे इच्छर देव ने सलोड़-आदित्य वंश की स्थापना की। अब ये सलोड़-आदित्य कौन था, तो इच्छर देव का पिता था सलोड़-आदित्य, और इच्छर देव ने अपने नाम पे नहीं बल्कि अपने पिता के नाम से वंश की शुरुआत की। तो सलोड़-आदित्य वंश की स्थापना किसने की, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का तीसरा परिवार था, इसकी स्थापना की इच्छर देव ने। और इच्छर देव के बाद इस वंश में कौन कौन से राजा हुए, देशदेव, पद्मदेव और सुभिक्ष राजदेव। और सुभिक्ष राजदेव जिसको कहा जाता है सलोड़-आदित्य वंश का अंतिम शासक। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद करने वाला है। पॉइंट ये है कि सुभिक्ष राजदेव के बाद किसी वंशज ने अपनी राजधानी, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी, यहाँ पे जोशीमठ चमोली। तो सुभिक्ष राजदेव के बाद किसी वंशज ने चमोली जोशीमठ से कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी क्या कर दी, स्थानांतरित की, और कहाँ ले गई, बैजनाथ कत्यूर घाटी में। और वहाँ पे बाद में मध्यकाल में इसी राजवंश को क्या कहा गया, कत्यूरी राजवंश के नाम से जाना गया। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उस शासक का नाम नरसिंह देव था, और लेकिन नरसिंह देव का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कोई लेख नहीं मिलता है, कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए यह भ्रांति भी यहाँ पे ऐसे ही हो जाती है, ये एक भ्रांति मानी जाती है। लेकिन इसका देखो जो यहाँ के इसके बाद जो कत्यूर राजवंश आता है ना, वो ये तो कन्फर्म है कि वो कार्तिकेयपुर राजवंश ही था बाद में जिसको कत्यूरी राजवंश कहा गया। लेकिन कत्यूरी राजवंश के बारे में कोई लिखित लेख प्राप्त नहीं होता है, उनका विवरण सिर्फ कुमाऊं की जागरों में और लोक गाथाओं में होता है। तो अभी हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे बीच में एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, शंकराचार्य जी का उत्तराखंड में आगमन। अब शंकराचार्य जी ने उत्तराखंड में आगमन जब किया तो उस समय यहाँ पे किसका शासन था उत्तराखंड में, कार्तिकेयपुर राजवंश का, क्योंकि कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन शुरू हो जाता है 700 ईस्वी के आसपास से, और शंकराचार्य जी 800 ईस्वी के आसपास उत्तराखंड में आते हैं, और 820 ईस्वी में इन्होंने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग भी किया था। ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट ये है कि शंकराचार्य जी का जब उत्तराखंड में आगमन हुआ था तो उस समय उत्तराखंड में कौन सी राजनीतिक शक्ति यहाँ पे शासन कर रही थी, तो वो था कार्तिकेयपुर राजवंश। शंकराचार्य कौन थे ये आप सभी जानते होंगे, भारत के महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे शंकराचार्य। इनके आगमन पर जब इन्होंने आगमन किया उत्तराखंड में, तो यहाँ पे उस समय कार्तिकेयपुर राजवंश का शासनकाल हुआ करता था उत्तराखंड में। शंकराचार्य जी ने पूरे भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की। ज्योतिर्मठ, जिसको बद्रिकाश्रम के नाम से भी जाना जाता था, जो आज बद्रीनाथ में स्थित है, श्रृंगेरी मठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ, ये 4 मठों की स्थापना की इन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में, जिनमें एक कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के चमोली में, बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ। उसके बाद 820 ईस्वी में इन्होंने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग भी किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करने वाला पॉइंट है ये यहाँ पे। अब दोस्तों हम यहाँ पे कत्यूरी राजवंश यानी कार्तिकेयपुर राजवंश के राज्य प्रशासन के बारे में जानेंगे, और उसके बाद जो मध्यकाल का कत्यूरी राजवंश है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के कुछ पदाधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पे कि इनके कौन कौन से पदाधिकारी होते थे राज दरबार में और राज्य प्रशासन में।
तो प्रांतपाल प्रांतपाल जो कि क्या करता था, सीमाओं की सुरक्षा करता था, उसको कहा जाता था प्रांतपाल। उसके बाद गिरद्वारों का रक्षक कहलाता था घटपाल, और सीमावर्ती भागों में आने जाने वाले व्यक्तियों पर निगाह रखता था जो, वो कहलाता था वर्मपाल। यानी कोई व्यक्ति सीमावर्ती भागों में आ रहा है जा रहा है, उस पर निगरानी कौन रखता था, वर्मपाल रखता था। और नदी घाटों पर आगमन की सुविधा और कर वसूली कौन करता था, तो वो करता नरपति। तो प्रांतपाल, घटपाल, वर्मपाल और नरपति ये कुछ प्रमुख पदाधिकारी थे। अब इनके सैन्य प्रशासन के बारे में जानते हैं। तो इनके पास 4 प्रकार की सेनाएं थी। नंबर 1 पदातिक यानी पैदल सेना, और पदातिक यानी पैदल सेना का जो सेना नायक कहलाता है वो कहलाता है गोलमेक। उसके बाद जो दूसरी सेना थी इनके पास अश्वरोही, अश्वरोही सेना जिसका सेना नायक क्या कहलाता था, अश्वबलाधिकृत। अश्वबलाधिकृत ये सेना नायक होता था अश्वरोही सेना का, यानी जो घुड़सवार थे। तीसरी थी गजारोही, यानी जो हाथी पे सवार होकर युद्ध करते थी, गजारोही जिसका सेना नायक क्या कहलाता था, हस्ती बलाधिकृत। और देखो ये शब्द क्या है, ये शब्द संस्कृत में यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे ये यहाँ पे ज्ञात होता है कि इनकी जो भाषा रही होगी कार्तिकेयपुर राजवंश की, कार्तिकेयपुर राज्य प्रशासन की, वो क्या रही होगी, संस्कृत इनकी भाषा रही होगी। और चौथा यहाँ पे उष्ट्ररोही, यानी ऊंट पर सवार होकर युद्ध करने वाले सैनिक, जिनका सेना नायक क्या कहलाता था, उष्ट्र बलाधिकृत। तो ये 4 प्रकार की इनकी सेनाएं थी, पदातिक, अश्वरोही, गजारोही और उष्ट्ररोही। पदातिक जो पैदल चलते थे, अश्वरोही जो घुड़सवार थे, गजारोही यानी जो गज यानी हाथी पे सवार होते, और उष्ट्ररोही जो ऊंट पर सवार होते थे। तो 4 प्रकार की इनकी सेना थी, और ये इनके सेनाधिकारी यानी सेना नायक है। अब ये तीनों जो आरोही सेना है, आरोही का मतलब जो जो ये आरोही, अश्वरोही होगी, गजारोही होगी और उष्ट्रारोही होगी, इन 3 सेनाओं का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था उसे कहा जाता था हस्त्याश्वोष्ट्र बलाधिकृत। क्या कहा जाता था उसको, हस्त्याश्वोष्ट्र बलाधिकृत। ये तीनों आरोही सेनाओं का क्या कहलाता था, सर्वोच्च पदाधिकारी होता था किसमें, कार्तिकेयपुर राज्य प्रशासन में। पुलिस विभाग की बात करें, ये तो थी सैन्य विभाग की बात। अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग में जो अधिकारी होते थे, दोषापराधिक, दोषापराधिक जो कि अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था, दोषापराधिक। उसके बाद दुस्साध्य साधनिक, दुस्साध्य साधनिक ये गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी दुस्साध्य साधनिक। ये आपको नोट करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आगे एग्जाम में। चोरोदर्णिक, चोरोदर्णिक यानी चोर डाकुओं को पकड़ने वाला, इसके शब्द से यहाँ पे इसका अर्थ निकल जा रहा है, चोरोदर्णिक जो कि चोर डाकुओं को पकड़ने वाला होता था। उसके बाद कृषि से संबंधित प्रमुख अधिकारी, क्योंकि उस समय जो आय का प्रमुख साधन था कार्तिकेयपुर राजवंश में भी, वो थे कृषि और वन। तो कृषि से संबंधित प्रमुख जो अधिकारी थे इनमें से आता है क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल यानी राज्य में कृषि की उन्नति पर ध्यान देने वाला, राज्य में कृषि की उन्नति पर ध्यान देने वाला ये था क्षेत्रपाल। उसके बाद प्रभातार, प्रभातार जो कि भूमि को विधि पूर्वक नापता था, विधि पूर्वक भूमि की नाप करता था, उसे कहा जाता है प्रभातार। उसके बाद औपचारिक, ये क्या होता, तो ये होता जो भूमि के अभिलेख यानी भूमि के कागज रखता था, उसे कहा जाता औपचारिक। और खंडपति जो कि वनों की रक्षा करता था, उसे कहा जाता था खंडपति। तो कृषि और वनों से संबंधित ये 4 अधिकारी थे, क्षेत्रपाल, प्रभातार, औपचारिक और खंडपति। कर अधिकारी कौन था यहाँ पे, तो एक था भोगपति यानी करों की वसूली करने वाला, और एक था भट्ट और चार प्रसार, भट्ट और चार प्रसार जो कि प्रजा से बिष्ट या बेगार लेते थे, क्योंकि उस समय भी बेगार हुआ करता था, और भट्ट और चार प्रसारक प्रजा से क्या लेते थे, बेगार लेते थे। तो भोगपति और भट्ट और चार प्रसारक। अब यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन कैसे चलता था, तो राज्य में जो सर्वोच्च होता था वो होता राजा यानी नरेश। उसके बाद राज्य यहाँ पे प्रांतों में बंटा होता था, और प्रांतों में शासन कौन करता था, तो उपरिक उसे कहा जाता, जो प्रांतों में क्या करता था, शासन कहा जाता था। यानी जैसे आजकल राज्यपाल, राजा हो गया जो राज्य में शासन कर रहा है, राज्य बांटा गया है प्रांतों में, और प्रांत में कौन शासन कर रहा है, उपरिक। और फिर प्रांत को बांटा जाता था जिले में, जहाँ पे विस्पति शासन करता था, जो कि जिले का पदाधिकारी होता था, जिले का अधिकारी होता था विस्पति। तो राजा, उपरिक और विस्पति, राजा शासन करता था राज्य में, उपरिक प्रांत में, और जिले में विस्पति क्या करता था, देखता था जिले की गतिविधियां। तो ये राज्य प्रशासन, इस प्रकार से इनके सैन्य पदाधिकारी, पुलिस विभाग में कौन कौन से अधिकारी थे, इस प्रकार से यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश का राज्य प्रशासन चलता था। अब आता है दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड का मध्यकाल, जहाँ पे सुनने को मिलता है कत्यूरी राजवंश के बारे में।
मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कत्यूरी राजवंश के कहीं भी कोई लेख प्राप्त नहीं होते हैं, कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है, लिखित उल्लेख, लेकिन उनका जो विवरण मिलता है कुमाऊं की लोक गाथाओं में इनका उल्लेख मिलता है। अब पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो राजवंश था ये पहले कार्तिकेयपुर राजवंशी था और मध्यकाल में इसी को क्या कहा गया, कत्यूरी राजवंश कहा गया, क्योंकि मध्यकाल में इनकी राजधानी कहाँ थी, कत्यूरी राजवंश। तो कत्यूरी राजवंश के बारे में जो स्रोत क्या है वो है आपके कुमाऊं में लोक गाथाओं में इनका उल्लेख मिलता है कत्यूरी राजवंश का। संस्थापक इनका कौन है, बसंत देव, क्योंकि ये कार्तिकेयपुर राजवंश था पहले और कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक भी कौन है, तो बसंत देव है, इसलिए कत्यूरी राजवंश का भी संस्थापक कौन माना जाएगा, बसंत देव ही माना जाएगा। प्रारंभिक राजधानी इनकी जोशीमठ थी और बाद में इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की कत्यूर घाटी बैजनाथ में, और इसीलिए इस वंश को कहा गया मध्यकाल में कत्यूरी राजवंश, यानी कार्तिकेयपुर राजवंश को मध्यकाल में क्या कहा जाता है, कत्यूरी राजवंश कहा जाता है। और इसका अंतिम शासक ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदेव हुआ। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी हमें जानने हैं इस राजवंश के बारे में। इस राजवंश में क्या हुआ कि मध्यकाल जब आया तो मध्यकाल में ये शासन हो गया कमजोर, और इस राजवंश की कई शाखाओं में इनका क्या हो गया, विभाजन हो गया। इस राजवंश का क्या हो गया, मध्यकाल में विभाजन हो गया। वो कौन कौन सी शाखाएं थी, कत्यूर बैजनाथ हो गया, डोटी के मल हो गया जो कि वर्तमान पश्चिम नेपाल में होते हैं, ये नेपाल पश्चिम नेपाल में ये क्षेत्र आता है। काली कुमाऊं हो गया, अस्कोट के रजवार, सिरा के मल, सौर के मल और बारामंडल व द्वारहाट। इन क्षेत्रों में ये कत्यूरी राजवंश, जो पहले कार्तिकेयपुर राजवंश हुआ करता था, जो पूरे उत्तराखंड में शासन करता था, बाद में मध्यकाल में ये छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग भागों में ये बंट गए थे, अलग अलग शाखाओं में बंट गए थे। अब सवाल ये उठता है कि ये कत्यूर राजवंश जो था, जो कत्यूरी घाटी में शासन करता था, जिसकी राजधानी कहाँ होती थी, कत्यूर घाटी होती थी, यहाँ पे कौन सा राजवंश शासन करता था। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ पे शासन करता था आसंतिदेव। आसंतिदेव ने आसंतिदेव वंश की स्थापना की और उसकी राजधानी रही कत्यूर बैजनाथ में, और यही वंश जिसको हम कत्यूर राजवंश के बारे में आगे पढ़ते हैं वो आसंतिदेव वंश से ही यहाँ पे क्या होता है, शुरू होता है। ऐसे कुछ ही इतिहासकार मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि जो सुविक्ष राजदेव था उसका एक वंशज था नरसिंह देव, उसने बाद में राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, उसने राजधानी बैजनाथ कत्यूर घाटी में स्थानांतरित की, लेकिन उसका कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। अधिकांशतः इतिहासकार इसको सही मानते हैं कि आसंती देव ने यहाँ पे कत्यूर घाटी में अपने राजवंश की, अपने वंश की स्थापना की, जिसको आसंती देव वंश कहा गया। और ये जो ब्रह्मदेव था ये भी कहीं ना कहीं इस आसंत देव वंश से ही रहा होगा, क्योंकि ब्रह्मदेव की भी जो राजधानी थी वो भी कत्यूर घाटी के आसपास थी, ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं। क्योंकि इस इतिहास जो ये राजवंश है ना, इसके बारे में कहीं ऐसा लिखित उल्लेख मिलता नहीं है, तो इसलिए अलग अलग इतिहासकारों ने लोक गाथाओं के आधार पर अपनी अलग अलग यहाँ पे राय दी है। इस राजवंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे राजुला मालुसाई होगी, गोरिल्ला देवता हो गया, गोलू देवता के नाम से जिनको जाना जाता है, और राजमाता कौन, जिया रानी, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और ये संबंधित हैं सभी कत्यूरी राजवंश से। तो राजुला मालुसाई जो कि एक प्रमुख प्रेम कहानी है, प्रेम कथा है, जो कि उत्तराखंड की प्रचलित प्रेम कहानी है राजुला और मालुसाई की। तो जो इनमें मालुसाई था ये कत्यूरी राजवंश से क्या था, संबंध रखता था। तो राजुला मालुसाई उत्तराखंड की प्रचलित प्रेम कहानियों में प्रमुख है, और मालुसाई राजकुमार कत्यूरी राजवंश के राजकुमार थे। मालुसाई कौन थे, ये थे कत्यूरी राजवंश के राजकुमार। जबकि ये राजुला कौन थी, तो ये राजुला थी भोट क्षेत्र चमोली की राजकुमारी। तो इनका प्रेम प्रसंग काफी प्रचलित है उत्तराखंड में, राजुला मालुसाई प्रेम कथा, जिसमें मालुसाई कौन थे, वो थे कत्यूरी राजवंश। अब यहाँ पे ये पता नहीं चलता है कि जो ये मालुसाई था ये कत्यूरी राजवंश के किस वंश का शासक रहा होगा, किस वंश के शासक का राजकुमार रहा होगा, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। क्योंकि दिक्कत वही है क्योंकि इनका कोई लिखित उल्लेख आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, सिर्फ लोक गाथाओं के आधार पर इतिहासकार इनके बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद एक और हुई जिया रानी। जिया रानी से पहले थोड़ा गोलू देवता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको ऐसे ही सुनना है और आपको थोड़ा ध्यान देना है। गोलू देवता या इनको गोरला देवता के नाम से भी जाना जाता है, और कुमाऊं में ये काफ़ी प्रसिद्ध है, न्याय के देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो जो ये गोलू देवता हुए, इनका संबंध भी किस राजवंश से था, तो ये था कत्यूरी राजवंश से, और इनके पिता का नाम था झालू रायदेव जो कि एक कत्यूरी शासक थे। अब यहाँ पे यही उल्लेख नहीं मिलता है कि जो ये झालू रायदेव था ये कौन सी शाखा का राजा रहा होगा,
और साथ साथ जो गोलू देवता है, इनकी माता का नाम था रानी कलिंगा। गोलू देवता को कुमाऊं का चितई गोलू देवता के नाम से भी जाना जाता है और न्याय के देवता के नाम से भी ये प्रसिद्ध है कुमाऊं में। उसके बाद जिया रानी। जिया रानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जिया रानी जिनको कत्यूरी राजवंश की राजमाता कहा जाता है। कत्यूरी राजवंश की राजमाता किसे कहा जाता है? जिया रानी को कहा जाता है और इनका बचपन का नाम था मोला देवी पुंडीर। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है और इनके पति का नाम था प्रीतम देव पृथ्वीपाल, जो कि क्या थे? कत्यूरी शासक थे। और पिता का नाम था अमरदेव पुंडीर। ये भी कहा जाता है कि जो ब्रह्मदेव है, जो क्या है कत्यूरी राजवंश के अंतिम शासक ब्रह्मदेव, ये किसके पुत्र थे? ये जिया रानी के पुत्र थे। लेकिन इसका कोई मतलब ऐसा सबूत नहीं मिलता है, ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। तो इन जिया रानी का इनके पति का नाम क्या था? प्रीतम देव, और पिता का नाम था अमरदेव पुंडीर, जो कि हरिद्वार के राजा हुआ करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि जिया रानी और तैमूरलंग का युद्ध हुआ था रानीबाग में। ये रानीबाग किसने बसाया था? प्रीतम देव ने, इनके जो पति हुआ करते थे। और इसी रानीबाग में जिया रानी गुफा भी स्थित है और यहाँ पे तैमूरलंग का और जिया रानी का युद्ध भी हुआ था, ऐसा भी माना जाता है। अब यहाँ से ये दो पॉइंट भी आपको नोट करना है यहाँ पे कि कत्यूरी राजवंश जब यहाँ पे धीरे धीरे उसका पतन होने लग गया था, तो यहाँ पे किस किस शासकों ने क्या क्या आक्रमण किया। तो 1191 ईस्वी में नेपाल के राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर उसके कुछ भागों पर कब्जा किया। और ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं बना था। क्वेश्चन बना था कि 12वीं शताब्दी में आक्रमण करने वाला शासक, उसमें एक ऑप्शन था अशोक चल, एक था यहाँ पे क्राचल देव, क्राचल देव भी था, अशोक चल भी था। तो इस प्रकार के वहाँ पे ऑप्शन थे। तो यहाँ पे क्या था? 12वीं सदी, क्योंकि 12वीं सदी में आक्रमण किसने किया? ये तो 11 मतलब 11 सदी पूरी हो चुकी है और 1191 है, यानी ये 12वीं सदी चल रही है। तो यहाँ पे आक्रमण किसने किया? अशोक चल ने आक्रमण किया। और 1223 में नेपाल के शासक क्राचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण करके अपने अधिकार में इसको ले लिया था। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे कत्यूरी राजवंश की जानकारी मिलती है यहाँ की लोक गाथाओं से। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे जानकारी मिल गई होगी और आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे किस प्रकार कार्तिकेयपुर राजवंश का यहाँ पे राज्य प्रशासन रहा, यहाँ पे इसमें कौन कौन से वंश आए और किस प्रकार कार्तिकेयपुर राजवंश को ही बाद में मध्यकाल में क्या कहा गया? कत्यूर राजवंश कहा गया। ये जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त हो गई। और कत्यूर राजवंश से जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने यहाँ पे सारी चर्चा की, कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में भी और कत्यूरी राजवंश के बारे में भी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे शुरू हो जाएगा, चंद राजवंश और उसके बाद परमार राजवंश। तो एक एक करके हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कितनी हेल्पफुल आपको ये वीडियो लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।